वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं एक धमाकेदार चैप्टर जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसका हम वन शॉट वीडियोस देख रहे होंगे। इसमें हम सारे कॉन्सेप्ट एंड सारे कॉन्सेप्ट को देख रहे होंगे और हम सारे फॉर्मूला को रिवाइज कर रहे होंगे। साथ साथ जो है हम पढ़ रहे होंगे यहाँ पे सारे डेरिवेशंस भी। ठीक, हम यहाँ पे देखते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं कुछ बेसिक्स को। जैसे हम देख लेते हैं पहले कि एक रे क्या होती है। अब रे हम देखते हैं कि एक लाइट रे, एक सिंगल लाइट रे अगर एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, रे। और एक बहुत सारी लाइट रे अगर पैरेलल पाथ में कवर करती है तो उसे हम बीम कहते हैं, या फिर उसे ही हम पैरेलल बीम कहते हैं। इसी तरीके से हमारी क्या है, मतलब बंडल्स ऑफ लाइट रे जब ट्रेवल करती हैं तो तरीके से अगर एक लाइट रे हमारी किसी एक पॉइंट से होकर के निकलती हुई दिखती है और अलग अलग डायरेक्शंस में क्या होती है, फैल रही होती है, उसे कहते हैं हम डाइवर्जेंट बीम। इस तरीके से कन्वर्जेंट बीम की हम बात कर लेते हैं तो कन्वर्जेंट बीम हमारा क्या है कि अगर अलग अलग डायरेक्शन से निकल के रे अगर किसी एक पॉइंट पे मिलती हुई दिख रही होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट बीम कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम क्लास 10th के टॉपिक को भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि क्या होता है हमारा। अब यहाँ पे देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो जब कोई एक लाइट रे हमारी किसी एक पॉलिश्ड मिरर पे या फिर किसी एक पॉलिश सरफेस से टकरा करके बाउंस बैक करके वापस उसी मीडियम में लौट जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर लेते हैं। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। दूसरे लॉ की बात कर लेते हैं तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट, मतलब किसी एक सेम प्लेन पर लाई करते हैं। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड लॉ। हम आते हैं थोड़ा सा मिरर के बारे में देख लेते हैं। अब मिरर के बारे में हम देखें तो मिरर हमें एक्चुअली में वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जिसको हम एक साइड से हम क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। अब मिरर हमें दो टाइप के देखने को मिलता है, पहला हमारा प्लेन मिरर, दूसरा हमें स्फेरिकल मिरर। इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं प्लेन मिरर में क्या होता है, हमेशा केवल व केवल हमें वर्चुअल इमेज देखने को मिलती है। स्फेरिकल मिरर में हमें रियल और वर्चुअल दोनों ही इमेज देखने को मिल रही होती है। ठीक, यहाँ पे हम देख पाते हैं कि हमें क्या है, स्पेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, एक तो कॉन्वेक्स मिरर, दूसरा हमें क्या देखने को मिलता है, कॉनकेव मिरर। ठीक, अब हम आते हैं स्फेरिकल मिरर के इंट्रोडक्शन पे। हम स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल मिरर का इंट्रोडक्शन। यहाँ पे देख लेते हैं, टर्मिनोलॉजीज की बात कर लेते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्मिनोलॉजी देखने को मिलता है वो फोकस होता है। अब फोकस क्या होता है, अगर किसी अगर किसी मिरर से कोई लाइट रे टकरा करके मिल रही है जिस पॉइंट पे, प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है वो हमारा क्या कहलाता है, फोकस। या फिर मिलती हुई प्रिंसिपल एक्सिस को दिखती है वो हमारा क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। ठीक, थोड़ा सा हम एक बार पैरा एक्सियल रेज के बारे में जान लेते हैं। ये भी हम बहुत यूज़ कर रहे होते हैं टर्मिनोलॉजीज को। पैरा एक्सियल रेज वो रेज होती हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास होती हैं। मतलब ये रेज जो है, जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती हैं वो बहुत ही कम एंगल बनाती हैं, या फिर जो रेज एक्सिस के पास दिखती हैं वो हमें आती हैं। अब ऐसी रेज ही के बारे में हम पढ़ रहे होते हैं क्योंकि हम जो भी हमारे सिलेबस में है वो स्मॉल अपर्चर की हम बात कर रहे थे, जहाँ पे हमें बहुत छोटे अपर्चर की हम बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे रेज जो भी होती हैं वो क्या है, जो एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ वो बहुत छोटा एंगल बनाती है, जैसे साइन थीटा। अब यहाँ पे एक वैल्यू देख लेते हैं टिग्नोमेट्री में एक ये वैल्यू है कि हमारी साइन थीटा क्या होता है, उसके पास हो जाता है। अगर एंगल हमारा बहुत छोटा है तो साइन थीटा इसके बराबर हो जाता है, टेन थीटा के बराबर हो जाता है, या फिर साइन थीटा हमारा थीटा के बराबर भी हो जाता है। ठीक है, इसको भी हम लिख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, थीटा के इक्वल हो जाता है। अब हम आते हैं थोड़ा, ठीक है, स्फेरिकल रेज की और टर्मिनोलॉजीज की अगर बात कर लेते हैं तो हम यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एक प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस वो पॉइंट होता है जो मिरर जो मिरर के सबसे मिड पॉइंट पोल को मिलाते हुए और पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाते हुए अगर कोई लाइन जाती है वो हमारी क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर हम बात कर लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका हिस्सा होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा हिस्सा होता है जब भी हम मिरर की बात कर रहे होते हैं। मिरर में स्फेयर का सेंटर हमारा क्या कहलाता है,
सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। और अभी हमने फोकस देख लिया। फोकस क्या होता है कि जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती हैं तो वो टकराती हैं, और टकरा करके या तो फोकस से पास होती हुई दिखती हैं या तो फोकस पे पास होती हैं। जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती हैं वही हमारा क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। एक रिलेशन हम यहाँ पे देख पाते हैं कि आर इक्वल्स टू क्या होता है, मतलब यहाँ पे जो भी हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हमारी क्या कहलाती है, आर कहलाती है। और ये क्या कितनी दूरी पे होती है, ये लगभग फोकस से डबल डिस्टेंस पे हमें देखने को मिलती है। और जो भी चीज़ें हम यहाँ पे मेजर कर रहे होते हैं वो हम कहाँ से मेजर कर रहे होते हैं, हमेशा हम पोल से, या तो पोल से हम लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे या पोल से हम किस डायरेक्शन में जाएंगे, राइट डायरेक्शन में जाएंगे। लेकिन हम वो भी चीज़ें मेजर करेंगे वो किस साथ मेजर करेंगे, पोल से। अब थोड़ा सा हम इमेज फॉर्मेशंस के रूल देख लेते हैं, जैसे हम रे डायग्राम देख लेते हैं कि कैसे बनाते हैं। तो पहला रूल हमें देखने को मिलता है कि जब भी कोई लाइट रे हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो या तो फोकस से पास होती है या तो फोकस से पास होती हुई हमें क्या है, अपीयर होती है, मतलब दिखती है। दूसरी की हम बात कर लेते हैं। दूसरा हमारा रूल कहता है कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो हमारा उसी से पास होते हुए, मतलब सेम पाथ पे ही वो वापस लौट जाती है या फिर वापस लौटती हुई दिखती है। उसी को क्या कहते हैं हम, रूल 2। अब थर्ड रूल की बात कर लेते हैं। थर्ड रूल में हमारा क्या है कि अगर कोई लाइट रे फोकस से पास होती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है, पैरेलल। या फिर अगर कोई लाइट रे फोकस से पास होती हुई अपीयर होती है तो वो भी हमारी क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जैसे हम दूसरे वाले फिगर में देख पा रहे हैं। ठीक। इसके बाद हम आ जाते हैं कि इमेज फॉर्मेशन। अब इमेज फॉर्मेशन होने के लिए हमें मिनिमम 2 रेज की ज़रूरत होती है। जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार कि अगर कोई लाइट रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो एक फोकस से पास हो रही है, और दूसरा हमने क्या किया है कि एक लाइट रे को हमने फोकस से गुजार दिया है। अब हमारा थर्ड रूल हमने पढ़ा था कि जो लाइट रे हमारी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस से पास होगी वो क्या हो जाएगी, सॉरी, प्रिंसिपल एक्सिस पे फोकस को कट कर रही होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। जब दो रेज आपस में कट करती हैं तो हमें ये इमेज फॉर्म होते हुए देखने को मिलता है। ठीक। अब हमारा इमेज फॉर्मेशन भैया कॉनकेव मिरर की बात कर लेते हैं। पर कॉनकेव मिरर को ही हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी हम कह रहे होते हैं। ठीक है। कन्वर्जिंग मिरर का क्या मतलब होता है कि ये लाइट को क्या कर देता है, सिकोड़ देता है। ठीक है। अब कॉनकेव मिरर से टोटल हमें कितने केस बनते हुए देखने को मिलते हैं, टोटल 6 केस हमें बनते हुए देखने को मिलते हैं। 6 केस में जो 5 केस होता है उसमें रियल और इन्वर्टेड इमेज बनते हुए देखने को मिलती है, और एक केस में हमें वर्चुअल, जैसे हम ऊपर के केस में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे टोटल जो 5 है, ठीक है, यहाँ पे जो टोटल यहाँ पे 5 है इसमें हमें रियल और इन्वर्टेड इमेज बनते हुए देखने को मिल रही है। और एक सिंगल केस है जहाँ पे वर्चुअल और इरेक्ट इमेज भी हमें क्या है, बनते हुए देखने को मिल रही है। बाकी इसमें सारी टाइप की इमेज, मतलब स्मॉल इमेज, सेम साइज की इमेज और मैग्नीफाइड, सारी टाइप की इमेज हमें बनते हुए देखने को मिलती है। इसी तरीके से अब हम आ जाते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे। कॉन्वेक्स मिरर को क्या कहते हैं हम, डाइवर्जिंग मिरर भी कह रहे होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर को हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। मतलब ये क्या करती है, लाइट को फैला देती है। ठीक। और यहाँ पे हमें केवल व केवल 2 केस देखने को मिलते हैं, और 2 केस में एक हमें यहाँ पे जो भी इमेज बनती है दोनों ही केस में हमेशा स्मॉल इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट से, और दूसरे केस की अगर बात कर लें तो यहाँ पे वर्चुअल और इरेक्ट इमेज हमें बनते हुए देखने को मिलेगी। इसके हम आ जाते हैं रियल इमेज पे। ठीक है। नेचर ऑफ इमेज की बात कर लेते हैं। तो हमें किस तरीके की 2 इमेज बनती हुई देखने को मिलती है, रियल और वर्चुअल इमेज। हम रियल इमेज की अगर बात कर लेते हैं तो रियल इमेज क्या होती है, रियल इमेज वो होती है जहाँ पे लाइट रे मीट होती हुई दिखती है। ठीक है। मतलब मीट होती, एक्चुअल में जहाँ पे लाइट रे मीट होती है वो हमारा क्या कहलाता है, रियल इमेज कहलाता है। और जहाँ पे हमारी क्या है, ठीक है। और रियल इमेज की एक दूसरी भी प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है कि रियल इमेज हमेशा कैसे बनती है, इन्वर्टेड, मतलब उल्टी इमेज बनती है। और साथ साथ रियल इमेज हमेशा हमें स्क्रीन पे बनती हुई देखने को मिल, जैसे हम इस फिगर में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे स्क्रीन पे जो भी इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, एक तो इन्वर्टेड बन रही है और साथ साथ हमें स्क्रीन पे बनते हुए ये इमेज देखने को मिलती है। वर्चुअल इमेज की एक बार प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। वर्चुअल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज में लाइट रे एक्चुअल में मीट कभी भी नहीं करती हैं, ये अपीयर होते हुए या फिर मीट करते हुए यहाँ पे दिखती हैं, अपीयर टू मीट। ठीक। और ये मिरर के पीछे की साइड में यहाँ पे बन रहे थे, जैसा कि हम इस फिगर में भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लाइट रे एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, पीछे की साइड हमने ड्रॉ किया है तो यहाँ पे मीट करते दिख रहे हैं, जहाँ पे हमारा इमेज यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है। इसके बाद हम आते हैं वर्चुअल इमेज की एक और प्रॉपर्टी को देख लेते हैं कि वर्चुअल इमेज हमें कैसे बनते हुए देखने को मिलती है, हमेशा इरेक्ट बनते हुए देखने को मिलती है, मतलब सीधी इमेज बनती है। और साथ साथ इसको हम स्क्रीन पे हम
नहीं बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक कार का मिरर है और इसमें हमें जो पीछे जो कार दिख रही है वो हमें क्या है, एकदम सीधी दिख रही है और साथ-साथ हमें इमेज कैसी दिख रही है, ये मिरर के ऊपर ही इमेज दिख रही है, किसी दूसरी स्क्रीन पे हमें ये इमेज देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और थोड़ा-सा हम साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करेंगे, ठीक, तो साइन कन्वेंशन में क्या होता है, साइन कन्वेंशन में हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, पोल देखने को मिलता है। ठीक, अब हम पोल से अगर लेफ्ट साइड में जाते हैं, पोल से अगर लेफ्ट साइड में जाएंगे, पहले तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, देख लेते हैं इंसिडेंट लाइट को देख लेते हैं। इंसिडेंट लाइट रे की अगर डायरेक्शन में कोई भी चीज़ मेजर करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अगर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी चीज़ मेजर करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा नेगेटिव देखने को मिलता है। ठीक है, अब जो भी चीज़ हम मेजर करते हैं वो कहाँ से मेजर कर रहे होते हैं, वो हम पोल से मेजर कर रहे होते हैं। अब पोल से अगर हम लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो हमें कैसे इमेज बनते हुए देख, जो भी चीज़ें मेजर करेंगे वो क्या हो जाएगा, हमारे नेगेटिव। और पोल से अगर हम राइट की डायरेक्शन में जाएंगे तो जो भी चीज़ मेजर करेंगे वो हमारे क्या देखने को मिलेगा, पॉजिटिव। अब यहाँ पे एक बात देख लेते हैं, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस में अगर हम ऊपर की डायरेक्शन में जाते हैं तो पॉजिटिव, और नीचे की डायरेक्शन में कोई भी चीज़ मेजर करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, नेगेटिव देखने को मिलता है। इसके बाद हम आ जाते हैं मिरर इक्वेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब मिरर इक्वेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं मिरर इक्वेशन को। ठीक, कि यहाँ पे हमारा क्या है, एक मिरर है, जो हमारा किस तरीके का मिरर है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या बनते हुए देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें बनते हुए देखने को मिल रहा है एक ट्रायंगल। हमने ऑब्जेक्ट को क्या मान रखा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने मान रखा है। ठीक, ऑब्जेक्ट हमारा कैसा है, यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट है। यहाँ से इंसिडेंट लाइट रे गई, यहाँ से टकराने के बाद ये यहाँ आई, और एक लाइट रे यहाँ से गई जो फिर से टकरा करके अपने ही पाथ पे वापस लौट आई। तो यहाँ पे दोनों ही लाइट रे कट किए हैं, तो ये हमें इमेज फॉर्म होते हुए देखने को मिल रही है। ठीक, अब यहाँ से हमने क्या किया है, पोल से डिस्टेंस को मेजर कर लिया। ये डिस्टेंस हमारी यू हो गई है, ये डिस्टेंस हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये हमें क्या देखने को मिल रहा है, वी देखने को मिल रहा है। अब देख लेते हैं कि इस फॉर्मूले को हम डिराइव कैसे कर रहे होते हैं, जिसे हम मिरर फॉर्मूला या फिर मिरर इक्वेशन भी इसी चीज़ को हम कहते हैं। अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं तो ये पहले ट्रायंगल ले लेते हैं एम ओ सी। इस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। ट्रायंगल हम कौन सा लेंगे, एम ओ सी ले लेते हैं। यहाँ पे एम ओ सी से ये जो एंगल बनते हुए देखने को मिल रहा है, वो एंगल हमारा क्या बनते हुए देखने को मिल रहा है, थीटा। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बनते हुए वो अल्फा, यहाँ पे जो एंगल बनते हुए देखने को मिल रहा है वो हमारा क्या है, गामा, और ये एंगल एक बनते हुए देखने को मिल रहा है, बीटा। और यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमने क्या ली है, वो हमने यहाँ पे ली है एच। ठीक है, हमने इस ट्रायंगल को बाहर भी बना दिया है, एम ओ सी को हमने बाहर बना दिया। अब हम एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या है। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई एक्सटीरियर एंगल है जो ट्रायंगल के बाहर बन रहा है, वो एक्सटीरियर एंगल का सम उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे ये एंगल हमारा क्या बनते देखने को मिल रहा है, गामा। गामा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमारा एंगल है अल्फ़ा और थीटा, ठीक है, ये दोनों ही क्या है, एक्सटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं। यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो थीटा इक्वल्स टू गामा माइनस अल्फा में देखने को। अब दूसरा हम यहाँ पे ले लेंगे एम सी बी। तो यहाँ पे हमने लिया एम सी बी, ठीक है, सॉरी एम सी आई, एम सी बी नहीं एम सी आई, ये हमें ट्रायंगल है देखने को मिले, ये हो जाएगा ट्रायंगल हमारा एम सी आई। ठीक है, अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे एक एंगल बनते देखने को मिल रहा है थीटा, ये हमारा क्या एंगल गामा, और ये क्या देखने को मिल रहा है हमारा बीटा। ठीक, तो यहाँ पे ये भी हमारा क्या है, एक्सटीरियर एंगल। तो हमें जो पता है कि एक्सटीरियर एंगल का सम दो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के क्या होता है, हमारा इक्वल होता है। तो ये हमारा गामा प्लस थीटा, यहाँ से भी हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, बीटा माइनस गामा। अब यहाँ पे दोनों थीटा को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे रख देंगे, और यहाँ से हम गामा को एक साइड कर लेंगे और अल्फा प्लस बीटा को हमें एक साइड कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक से हम निकालते हैं। अब यहाँ पे हम 10 अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से हम निकाल रहे हैं। ठीक है, अब हम ये हमारा हो गया 10 अल्फ़ा। तो 10 अल्फ़ा के लिए हमने ट्रायंगल ले लिया है एम ओ एन, ये ट्रायंगल हमने 10 अल्फ़ा के लिए ले लिया है। ये ट्रायंगल हम देख पा रहे हैं, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, एम ओ एन। अब एम ओ एन में ये हमारा क्या है, एंगल। एंगल के सामने हमेशा क्या देखने को मिलता है, परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने हमें क्या देखने को मिलता है, हाइपोटेनियस हमें देखने को मिलता है। तो हमारा टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
हम परपेंडिकुलर की बात करें तो यहाँ पे परपेंडिकुलर एच है, और इसका बेस, अब हम बेस की बात करेंगे तो बेस को साइन के साथ रखेंगे। अब हम यहाँ पे ये इंसिडेंट रे हमारा जा रहा है, तो इंसिडेंट रे हमारा पॉजिटिव में जा रहा है। यहाँ पे जो इंसिडेंट, और यहाँ पे हम देख रहे हैं जो भी इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं पोल से, तो जो भी हम लेंगे वो हमारा यू, आर और वी, ये तीनों के तीनों क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये एच बाई क्या हो जाएगा, माइनस यू। अब इसी तरीके से हम टेन बीटा की बात कर लेते हैं। टेन बीटा के लिए हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, एम आई एन, ये हम ले लेते हैं टेन बीटा। अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इसके सामने जो बनेगा वो परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, नीचे वाला हो जाएगा हमारा बेस। अब यहाँ से बात कर लेते हैं तो ये एच बाई हमारा क्या हो जाएगा, माइनस बी। ठीक है, टेन गामा की बात कर लेते हैं तो टेन गामा हो जाएगा एच बाई हमारा क्या हो जाएगा, माइनस आर। अब हमने हमने बताया है पहले ही कि हम जो भी अपने सिलेबस में पढ़ रहे होंगे वो स्मॉल अपर्चर की चीज़ों को पढ़ रहे होंगे, और स्मॉल अपर्चर जब भी हमारा होगा तो ये जो भी एंगल अल्फ़ा, बीटा और हमारा गामा बन रहा है, ये एंगल हमारे काफ़ी क्या बन रहेंगे, स्मॉल बन रहे होंगे। अब ये एंगल बहुत स्मॉल होंगे, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम टेन थीटा को थीटा और साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम टेन अल्फ़ा को अल्फ़ा लिख लेंगे, टेन बीटा को बीटा लिख लेंगे और टेन गामा को हम गामा लिख लेंगे। इसके बाद जो इक्वेशन यहाँ पे बनी है, टू गामा इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फ़ा, उसमें हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, एच बाई आर, एच बाई माइनस यू, और एच बाई हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन, ये माइनस साइन हमारा क्या हो जाएगा, सब कट के प्लस हो जाएगा, ऊपर से एच हमारी यहाँ पे कट जाएगा, तो जो वैल्यू बचेगी वो टू बाई आर, वन बाई यू और वन बाई वी बच जाएगा। ठीक, अब हमें एक रिलेशन पता है कि r इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, 2f होता है। यहाँ से हम f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r बाई टू। हम इसे नीचे लेकर के आ जाएंगे, इसे हम लिख सकते हैं r बाई टू। यहाँ से इस r बाई की टू की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, f पुट कर देते हैं, तो हमें मिरर फॉर्मूला मिलते हुए देखने को मिलता है, वन बाई एफ इक्वल्स टू वन बाई वी प्लस वन बाई यू। अब हम मैग्नीफिकेशन की बात कर लेते हैं, मिरर फॉर्मूला की बात कर। अब मैग्नीफिकेशन हमें क्या बताता है, मैग्नीफिकेशन हमें ये बताता है कि हमारी इमेज ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी बनी है। ठीक है, ये हमें रिलेशन बताता है कि हमारी इमेज ऑब्जेक्ट से क्या है, कितनी बड़ी बनी है, बड़ी बनी है, छोटी बनी है, सेम साइज़ की बनी है, या फिर मैग्नीफाइंग बनी है, या फिर डिमनिस्ड बनी है, और कितनी डिमनिस्ड बनी है, या फिर कितनी मैग्नीफाइंग बनी है, ये हमें यहाँ पे बताता है। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, इसी को हम लीनियर मैग्नीफिकेशन भी कहते हैं, और इसको हम स्मॉल m से दिखाते हैं। ये होता है हमारा हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसका फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू एच टू डिवाइड बाई एच वन, मतलब हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर माइनस v बाई यू हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद हम आ जाते हैं यूजेस पे। मिरर के यूजेस हम देख लेते हैं, तो हम कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल हम अपने, ठीक है, कार के शीशे में, बाइक के शीशे में कर रहे होते हैं, और साथ साथ सिक्योरिटीज़ कैमरा में भी हम क्या कर रहे होते हैं, इसका इस्तेमाल, क्योंकि सिक्योरिटी कैमरा में जो भी हमें, सिक्योरिटी कैमरा या फिर सिक्योरिटी मिरर में हम इसका क्या है, इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी होती है वो हमें कैसी देखनी होती हैं, पहले तो हमें सारी चीज़ें सीधी देखनी होती हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हमें कैमरे में कवर करनी होती है या फिर मिरर में कवर करनी होती है, इसलिए जो वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं वो हम, ठीक है, वो कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं। अब हम कॉनकेव मिरर की बात कर लेते हैं, तो कॉनकेव मिरर हमारा सेविंग में, मेकअप में हमें इस्तेमाल करते हुए देखते हैं हम। ठीक है, इसके बाद डेंटल में भी जो है क्या कहते हैं, हमें कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल होते हुए, और कार की हेडलाइट मिरर में भी हमें क्या इसका इस्तेमाल होता है, कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल होता है। अब हम एक बार इस समरी को देख लेते हैं। मिरर हमने पूरा का पूरा ख़त्म कर लिया है। फॉर रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंट, और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा बराबर होता है, एफ इक्वल्स टू क्या होता है, आर बाई टू होता है। मिरर इक्वेशन या फिर मिरर फॉर्मूला की बात कर लें तो वन बाई एफ प्लस वन बाई यू इक्वल्स टू वन बाई एफ होता है। फिर मैग्नीफिकेशन में आप मिरर की बात कर लें तो एम इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू हमें देखने को मिलता है। अब हम रिफ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन पे आ जाते हैं। अब रिफ्रैक्शन में पहले तो हम देख लेते हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, तो रिफ्रैक्शन में ये होता है कि जब कोई लाइट रे, ठीक है, जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, तो वो अपने पाथ से भटक जाती है। मतलब या तो वो क्या हो जाती है, नॉर्मल से दूर जाते हुए हमें देखने को मिलती है, या फिर हमें क्या है, नॉर्मल से
पास आते हुए देखने को मिलती है, या कभी कभी हमें ऐसा भी देखने को मिलता है कि लाइट रे अपने सेम पाथ पे ही ट्रेवल करती है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर केस में। ठीक, अगर हम यहाँ पे बात कर लें एक मीडियम से दूसरी मीडियम में ऐसा क्यों हमें देखने को मिलता है कि लाइट रे अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाती है, तो जो पाथ से हमारा डेविएट या फिर जिसे कह सकते हैं डिफ्लेक्ट हो जाती है, वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड होने की वजह से, मतलब स्पीड ऑफ लाइट होने की वजह से वो चेंज हमें देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक इंसिडेंट रे हमारी यहाँ पे आ रही है जो नॉर्मल के साथ एंगल आई बना रही है, ठीक है, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, अब इस पाथ पे हमें जाना चाहिए था, लेकिन इस पाथ पे ना जाकर के ये नॉर्मल की तरफ क्या हो गई है, बेंड हो गई है। अब नॉर्मल की तरफ यहाँ पे बेंड हो गई है, तो ये हमारी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये डेविएशन जो हमें देखने को मिलता है वो हमें क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग मीडियम में हमें अलग अलग देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बेंडिंग की बात कर लेते हैं कि लाइट रे कब हमारी क्या है, कब हमारी किस तरफ झुक जाती है। तो जब लाइट रे हमारी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट रे क्या हो जाती है, अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, ये हमारा क्या है, नॉर्मल है, तो रेयरर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में जाएगी तो लाइट रे नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं कि अगर लाइट रे हमारी डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से अवे चली जाती है, मतलब नॉर्मल से क्या हो जाता है, वो दूर चली जाती है। ठीक, इसके बाद हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर लेते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में यहाँ पे देखने को मिलता है, तो पहला रूल हमारा क्या कहता है, पहला रूल हमें कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये क्या होते हैं, किसी एक पॉइंट पे होते हैं, और साथ साथ ये सारे के सारे क्या होते हैं, तीनों के तीनों सेम प्लेन में होते हैं। ठीक, यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का दूसरे रूल की बात कर लेते हैं, जिससे हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, मतलब रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट द टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट, मतलब ठीक है, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ कहते हैं। ठीक है, और ये कांस्टेंट हमारा क्या होता है, यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं n/1, यहाँ पे n क्या है, n हमारा है यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब n/1 को हम लिख सकते हैं, ठीक है, n2 डिवाइडेड बाई n1 लिख सकते हैं, यहाँ पे साइन आई अपॉन साइन आर। अच्छा, हम कभी कभी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू n2 डिवाइड बाई n1, हम कब n2 डिवाइड बाई n1 लिखें, कब n1 डिवाइड बाई n2 लिखें, ये कन्फ्यूजन, तो ये कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं, हम कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, साइन आई, तो साइन आई जिसमें हम साइन एंगल आई बनेगा और जिसमें आर बनेगा, उसी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n1 है, तो इसमें एंगल आई बन रहा है, तो ये लिखेंगे n1 साइन आई, और जिसका यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, एंगल आर, और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा हमारा n2, तो यहाँ पे लिख लेंगे n2 साइन आर। हम डायरेक्ट इस तरीके से लिख करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हमें ये कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा ही नहीं। ठीक, हम आते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, ये क्या कहलाता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहलाता है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से भी दिखा रहे होते हैं और किससे लिख रहे होते हैं, एन से भी हम लिख रहे होते हैं। हम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये दोनों ही क्या देखने को मिलता है, लगभग इक्वल देखने को मिलता है, तो इसलिए हमारा यहाँ पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर में या फिर वैक्यूम में हमें क्या देखने को मिलता है, ये हमारा 1 हो जाता है। ठीक, अब रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बात कर लेते हैं। रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बात कर लेंगे तो एक मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसको हम n12 अगर हमने लिखा है तो इसका मतलब हो जाएगा n1 डिवाइड बाई n2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n2 डिवाइड बाई n1। लेकिन यहाँ पे हमारी जो यहाँ पे v1 और v2 में रिलेशन हो जाता है, ये जस्ट उल्टा हो जाता है, ये हो जाता है हमारा v2 डिवाइड बाई v1, या फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा v1 डिवाइडेड बाई v2। ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्टिव रिलेटिव इंडेक्स हो गया। अब हम बेंडिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड रे के बारे में बात कर लेते हैं अलग अलग चीज़ों में। ठीक है, जैसे हम पहले किस में देख लेते हैं, पहले हम देख लेते हैं ग्लास स्लैब में। हम ग्लास स्लैब में बात करेंगे तो ग्लास स्लैब में भी हमें कुछ डेविएशन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हमने ग्लास स्लैब देखा,
तो अब ग्लास स्लैब में हमें क्या होगा कि एक मीडियम हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, दूसरा मीडियम हमारा ग्लास स्लैब होगा और तीसरा मीडियम हमारे यहाँ पे क्या फिर से एयर। अगर ये मीडियम एयर है तो यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिल जाएगा, एयर। इसी तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ग्लास। ये हमें क्या देखने को, तो तीन अलग अलग मीडियम में लाइट रे आते हुए देखने को मिलेगा। ठीक, अब हम यहाँ पे, ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट रे ऐसे गई। ठीक है, और इंसिडेंट रे हमारी, अब ये हमारा कैसा मीडियम हो जाता है, ये हमारा रेयर मीडियम हो जाता है। इसी तरीके से ग्लास हमारा कैसा मीडियम हो जाता है, डेंसर मीडियम हो जाता है, और बाहर फिर से आ जाता है ये हमारा रेयर मीडियम। अब अगर इंसिडेंट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होते हुए देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो ये एंगल आई और ये एंगल हमारा आर बनाते हुए देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से अब यहाँ पे ये हमारा हो गया डेंसर मीडियम, अब ये हो जाएगा नीचे वाला मीडियम हमारा रेयर मीडियम। तो जब लाइट रे हमारा डेंसर से रेयर में जाएगा तो नॉर्मल से क्या हो जाता है, हमारा दूर चला जाता है। अब हम इस तरीके के पहले वाले को हम इंसिडेंट रे, दूसरे को हम रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और तीसरे वाली जो होती है रे उसे हम क्या कह रहे होते हैं, इमर्जेंट रे यहाँ पे कह रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इंसिडेंट रे चल रही है वो अपने पाथ से क्या होती है, यहाँ पे जो सबसे बाहर निकल रही होती है वहाँ पे डिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिलती है। अगर पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, इमर्जेंट रे हम यहाँ पे कह रहे होते हैं। ठीक है, और इस डिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं, इस डिफ्लेक्शन को ही हम लेटरल शिफ्ट कहते हैं, जिसे हम एक्स से या फिर एल से इसी को क्या कर रहे होते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक, यहाँ पे, अब यहाँ पे ये हम फिर से स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि जिस मीडियम में जो एंगल बन रहा है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इनटू उस मीडियम का एंगल। ठीक है, तो ये हो जाएगा एन वन साइन आई वन, यहाँ पे हो जाएगा N2 साइन आर इक्वस टू क्या हो जाएगा, N1 साइन ई। हमें यहाँ पे देखेंगे और यहाँ से हम यहाँ से देख रहे होंगे तो इंसिडेंट रे क्या हो जाती है, इमर्जेंट रे के पैरेलल हो जाती है। इंसिडेंट रे जो भी होती है वो क्या हो जाती है, इमर्जेंट रे के पैरेलल। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा लेटरल शिफ्ट को देख लेते हैं। ठीक, अगर हम लेटरल शिफ्ट को देखें तो पहले हम इसको डिराइव करते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी। अब यहाँ पे हम ए बी सी ट्रायंगल को देख रहे होंगे तो ये हमारा ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक, अब इस ट्रायंगल में हमारा ये एंगल हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है एंगल आर। ठीक, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कॉस आर। ठीक है, कॉस आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हमारा ए बी डिवाइड बाई ए सी। अब हमारा कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ठीक, तो अगर ये एंगल हमारा क्या है, ये एंगल आर है तो इसके सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री है तो इसके सामने क्या हो जाएगा, हमारा हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, ये हमें देखने को मिल रहा होगा इसका बेस। ठीक है, तो बेस हो जाएगा हमारा ए बी और हमें क्या, हाइपोटेनियस ये हो जाएगा हमारा ए सी। ठीक है, तो ए बी अपॉन ए सी। अब ये जो ए बी है वो क्या है, वो हमारा है ग्लास स्लैब का थिकनेस, जिसे हमने यहाँ पे टी से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो टी डिवाइड बाई ए सी। ठीक है, यहाँ से हम ए सी की वैल्यू निकाल लेंगे तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी अपॉन कॉस आर हमें देखने को मिल जाएगा। अब दूसरे ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं ए सी डी। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, ए सी डी। ये हमें देखने को मिल रहा है। ठीक, यहाँ से एक हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, साइन आई माइनस आर। अब ये एंगल अगर हमारा आर है, ये पूरा का पूरा एंगल कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा एंगल हो जाएगा हमारा आई। हम इस एंगल की केवल हमें बात करना चाहते हैं तो ये एंगल क्या हो जाएगा, हमारा आई माइनस आर हमें देखने को मिल रहा होगा। ठीक, अब इसके सामने जो होगा वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के ये सामने क्या हो जाएगा, हमें हाइपोटेनियस देखने को मिल रहा होगा। तो साइन थीटा हमारा क्या होता है, साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा, एल डिवाइड बाई हो जाएगा ए सी। यहाँ पे एल की वैल्यू निकालेंगे तो एल इक्वल्स टू हो जाएगा ए सी साइन आई माइनस आर। अब हम यहाँ पे ए सी की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से ला करके, टी डिवाइडेड बाई कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर। ठीक, तो हमें एक तो लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे साइन आई माइनस आर को थोड़ा और एक्सपेंड कर देते हैं साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा करके। अब साइन ए माइनस बी का हमें फॉर्मूला पता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसको हमने इस तरीके से एक्सपेंड किया। ठीक है, एक्सपेंड करने के बाद हम इस कॉस को यहाँ पे डिवाइड और इससे डिवाइड कर देंगे। ये कॉस से कॉस हमें कटने को दिख जाएगा, लेकिन यहाँ पे साइन आई अपॉन हमें कॉस आर हो जाएगा। ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलेगा टेन आर में।
ठीक, अब यहाँ पे हमें यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ से। अब हमें पता है कि ये लाइट रे क्या हुई, इस ग्लास स्लैब में गई है जिसकी थिकनेस हमारी क्या है यहाँ पे टी है, और ऊपर हमारा एयर देखने को मिल रहा है और नीचे भी हमारा क्या है एयर देखने को मिल रहा है। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 है, मान लेते हैं इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा म्यू आर हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन आर इक्वस टू साइन आई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा म्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हम साइन आर की वैल्यू हम पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इस तरीके से यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद क्या देखने को मिलेगा, लेटरल शिफ्ट का एक ये फॉर्मूला भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक, इसके अब हम आ जाते हैं रियल और अपरेंट डेप्थ की बात कर लेते हैं। अब रियल और अपरेंट डेप्थ क्या होता है, रियल अपरेंट डेप्थ होता है जब हम क्या होता है कि जब हम पानी के अंदर देखते हैं कोई भी चीज़, या फिर किसी भी लिक्विड के अंदर कोई भी चीज़ हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि कोई भी चीज़ जो एक्चुअल हाइट पे होती है, वो एक्चुअल हाइट नहीं, यहाँ पे डेप्थ की बात कर लेंगे। जो भी चीज़ हमारी एक्चुअल डेप्थ की होती है, वो एक्चुअल डेप्थ पे हमें चीज़ें नहीं दिख रही होती हैं, वो हमें थोड़ा सा ऊपर उठते हुए हमें नज़र आती हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि लाइट रे हमारी क्या है, हमें एक एंगल पे रिसीव हो पाती है हमारी आंखों को, इसलिए हमें यहाँ पे एक्स की एक्चुअल पोजीशन ना देख करके हमें इसकी अपरेंट पोजीशन देखने को मिलती है। इसी को हम रियल अपरेंट देखते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे इस फिश को भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ से हमारी एक लाइट रे गई। ठीक है, लेकिन ये लाइट रे सीधे ऐसे जो है क्या कहते हैं हमें निकल जाएगी, लेकिन हम जब पीछे की साइड इसको जो है मिलाएंगे तो यहाँ पे हमें ये लाइट रे देखने को मिल पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपरेंट डेप्थ हो जाएगा और ये रियल डेप्थ इसका फिश का हमें देखने को मिलेगा। ठीक, अब हम थोड़ा सा इस केस को क्या कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि इसको कैसे डराइव करते हैं। ठीक है, इसका रिलेशन है अपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ का। ठीक है, यहाँ पे एक फ़िश हमें देखने को मिल रही है और यहाँ पे एक्चुअल फ़िश की हाइट ये हमारी ये है, और हमें जो फ़िश ऊपर से देखने को मिल रही है वो इस हाइट पे देखने को मिल रही है। तो हमने यहाँ पे डी आर ले लिया है, और डी आर हमारा यहाँ पे क्या है रियल डेप्थ, और डी ए हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, अपरेंट डेप्थ देखने को मिल रहा है। ठीक, इसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं 10i। ठीक है, पहले ये वाला हम ट्रायंगल लेंगे, इसके बाद जो ट्रायंगल लेंगे वो हम फिर ये ट्रायंगल ले रहे होंगे। ठीक है, तो पहले हम 10i ले लेंगे, तो हम ये पूरा यहाँ पे ले रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या बनते हुए देखने को मिल रहा है, ये एंगल यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें आई। ठीक है, और ये एंगल हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ये एंगल यहाँ पे हमें आर देखने को मिल रहा है। ठीक, अब 10i इक्वल टू, अब 10 क्या होता है, 10 हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो इसके सामने 10i, इसके सामने ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या है, ये 90 डिग्री, तो 90 ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा हमारा क्या बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर, अब हमारा परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा ए बी, और यहाँ पे डेप्थ क्या हो जाएगी, टोटल डेप्थ हो जाएगी जिसे हम रियल डेप्थ कहेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा डी आर। इसी तरीके से अब हम इस ट्रायंगल को ले लेते हैं। ठीक है, ये जो ट्रायंगल हमारा बनते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक, तो ट्रायंगल जो भी बनते दिख रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक, और ये हमें क्या देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ये हमें इसका देखने को मिल जाएगा बेस। तो ठीक है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर होगा ए बी, और ये हो जाएगा डी ए, जहाँ पे डी ए हमारा यहाँ पे क्या है, अपरेंट डेप्थ है। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ को अप्लाई कर लेंगे। अब स्नेल्स लॉ हमारा क्या कहता है, जिस एंगल की बात कर रहे होंगे उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जिस एंगल की बात कर रहे होंगे उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा म्यू आर, इसे हम क्या कहेंगे साइन आर, मतलब दूसरे का क्या क्या हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, दूसरे का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और दूसरा एंगल, यहाँ पे म्यू आई इक्वस टू साइन आई इक्वस टू म्यू आर इक्वस टू हमारा क्या हो जाएगा साइन आर। अब ये दोनों ही एंगल हमारे क्या देखने को मिलता है, बहुत छोटे देखने को मिलता है, क्योंकि हमारी जो प्यूपिल की नॉर्मल साइज होती है वो क्या होती है हमारी बहुत छोटी। तो यहाँ पे जो एंगल आई है, ये क्या हमारा एंगल आर, जो कि हमारा कैसा बन रहा है, बहुत स्मॉल एंगल बनते हुए देखने को मिल रहा है। अब स्मॉल एंगल अगर बनते हुए देखने को मिल रहा है तो साइन आई किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, आई के इक्वल, या फिर 10i के इक्वल हो जाएगा, साइन आर के इक्वल, या फिर 10r के इक्वल हमें देखने को मिलेगा। ठीक, अब हम यहाँ से क्या कर लेंगे, ये वैल्यू को साइन आई को हम 10i लिख सकते हैं, साइन आर को हम क्या लिख सकते हैं 10r लिख सकते हैं। ये कब काम कर सकते हैं, ये जब हम तभी काम कर सकते हैं जहाँ पे आई और आर हमारा क्या होता है इक्वल। और मैं अभी पहले ऊपर ही बता चुका हूँ कि हमारा यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हम
बात कर रहे होते हैं हमारा अपर्चर बहुत छोटा होता है। इसी तरीके से जो हमारी आँखों में जो प्यूपिल होती है उसका भी अपर्चर हमें क्या देखने को मिलता है, बहुत छोटा देखने को मिलता है। इसलिए वहाँ पे भी जो एंगल बनते हुए देखने को मिलते हैं वो भी कैसे देखने को मिलते हैं, छोटे ही बनते देखने को मिलते हैं। ठीक, हम यहाँ पे 10I की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे ए बी अपॉन डी आर, 10R की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे ए बी अपॉन डी ए। डी आर हमारा यहाँ पे क्या है, रियल डेप्थ, और ये हमारा क्या है, एपरेंट डेप्थ। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा म्यू आई इक्वस टू हमारा हो जाएगा अपॉन डी आर, और म्यू आर इक्वस टू हमें क्या देखने को मिल जाएगा, डी ए। ठीक, अब जैसे हम ऊपर यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला देखा था कि एपरेंट डेप्थ क्या होता है, एपरेंट डेप्थ होता है इक्वस टू रियल डेप्थ अपॉन क्या हो जाता है हमारा वाटर। अब यहाँ पे जब भी हम ऊपर की बात कर लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा एयर हो जाता है। अब एयर की अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बात कर लेते हैं तो एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना देखने को मिल जाता है, वो 1 देखने को मिल जाता है। तो हम अगर यहाँ पे एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रख देते हैं तो वो हमें क्या हो जाएगा, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमें यहाँ पे, जैसे इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसी तरीके से हम ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई म्यू आई। यहाँ पे म्यू आई हमारा यहाँ पे क्या है, वाटर है। जैसे यहाँ पे ये जो एंगल आई बन रहा है वो किस में बन रहा है हमारा, वो वाटर के अंदर बन रहा है। ठीक, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला, या तो ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं, अपरेंट डेप्थ इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन वाटर। ठीक, अब हम शिफ्ट की बात कर लेते हैं, जिसे हम नॉर्मल शिफ्ट कहते हैं। अभी हमने ऊपर लेटरल शिफ्ट हमने देखा था, अब यहाँ पे क्या है, इसको हम नॉर्मल शिफ्ट या फिर शिफ्ट कहते हैं। अब शिफ्ट का मतलब क्या है, शिफ्ट का मतलब ये है कि ये जो हमें यहाँ पे पहले जो दिखने को मिल रहा है, मतलब जो रियल में जो डेप्थ में दिखने को मिली है फिश, वो क्या हो रही है, वो थोड़ा सा शिफ्ट होकर के ऊपर की साइड में देखने को मिलती है। तो ये जो है वही हमारा क्या है यहाँ पे शिफ्ट है। ठीक है, अब शिफ्ट क्या हो जाता है, शिफ्ट हमारा हो जाता है रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। ठीक है, तो हम यहाँ से एपरेंट डेप्थ, हमें अभी देखा कि एपरेंट डेप्थ हमारा क्या होता है, एपरेंट डेप्थ होता है हमारा म्यू ए डिवाइड बाई म्यू एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी आर, या फिर रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई क्या देखने को मिल जाएगा हमारा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर की बात कर लेंगे। इसी तरीके से हम म्यू ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1, मतलब क्योंकि एयर है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, और यहाँ से हम डी आर कॉमन ले लेंगे, तो डी आर इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू एम। हमने यहाँ पे म्यू एम इसलिए ले लिया है कि वहाँ पे ये वाटर भी हो सकता है, और ये हमें क्या है, ऑयल भी देखने को मिल सकता है, या फिर कोई और भी जो है क्या कहते हैं लिक्विड हमें देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अब हम दूसरी की बात कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक, अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमारा क्या होता है कि जब लाइट से हमारी, अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमें कब देखने को मिलता है, हमें 2-3 कंडीशन में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही तभी देखने को मिलेगा जब दोनों तीनों कंडीशन हमारी क्या है, सेटिस्फाई होंगी। पहला हमारा, लाइट रे जो ट्रेवल कर रही हो वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रेवल करनी चाहिए। दूसरा हमारा क्या है कि जब हमारा क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा, जब हमारा क्रिटिकल एंगल बड़ा हो जाएगा, ठीक है, मतलब जो हमारा इंसिडेंट एंगल अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा जाता है तो हमें देखने को मिलता है। और उसमें क्या होता है कि लाइट रे जिस मीडियम से जाती है उसी मीडियम में क्या होती है, हमारी रिफ्लेक्ट होकर के वापस चली जाती है। यही फिनोमिना हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक, अब हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि एक लाइट रे है जो सीधी आई और सीधी निकल गई। एक लाइट रे हमारी क्या है, डेंसर मीडियम है। यहाँ पे एक दो मीडियम देखने को मिल रहा है, पहला डेंसर मीडियम, दूसरा हमारा क्या देखने को मिल रहा है, रेयर मीडियम। तो लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, अब ये क्या हमारी लाइट रे, ये लाइट रे हमारी इंसिडेंट रे गई, और ये हमारी क्या हो गई, अपने पाथ से डेविएट हो गई। अब देखो कुछ लाइट रे, कुछ जो है क्या कहते हैं हमारी क्या होती है, पार्शली लाइट रे रिफ्लेक्ट भी होकर के वापस चली जाती है। ठीक, इसके बाद हम यहाँ पे देख पा रहे हो कि जैसे ही हमने एंगल बनाया है, ठीक है, वैसे ही जो है क्या कहते हैं ये और दूर हमें यहाँ पे जाते हुए देखने को मिले। इसके बाद हमने ये यहाँ पे थर्ड, अब ये जो दो लाइट रे देखने को मिली वो पार्सली क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। हम यहाँ पे फिगर में दोनों देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ये तीसरी एक इंसिडेंट रे गई। अब ये इंसिडेंट रे हमने क्या किया, धीरे धीरे यहाँ पे जो भी एंगल था वो एंगल हम धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ाते गए। अब एंगल हम यहाँ पे बढ़ाते गए तो एक एंगल हमें ऐसा देखने को मिला जहाँ पे लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के क्या हो गई, अब यहाँ पे थोड़ी दूर जा रही थी, यहाँ पे और दूर चली गई, और यहाँ पे क्या हो गई, ये सीधे इंटरफेस के ही पैरेलल ये जाने लगी। ठीक है, इंटरफेस के पैरेलल ये हमारा क्या होता है, ये जो एंगल हमें देखने को मिलता है
कि जब लाइट रे से मतलब वाटर एयर या फिर दूसरा हमारा इंटरफेस है उसके क्या हो जाए पैरेलल हो जाती है, तो हमें ये क्या देखने को मिल जाता है, यहाँ पे हमें क्रिटिकल एंगल देखने को मिलता है जिस एंगल पे लाइट रे। अब हम इस चौथे वाले को देखते हैं, यहाँ से एक इंसिडेंट रे गई, अब यहाँ से अगर एक इंसिडेंट रे गई तो ये हमारी क्या है, क्रिटिकल एंगल से थोड़ा बड़ा एंगल है। तो अब ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के ये टोटली, जैसे अब यहाँ पे क्या हो रहा था, पार्शियल रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिल रहा था थोड़ा थोड़ा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, टोटली रिफ्लेक्ट हो जा रही है। तो टोटली रिफ्लेक्ट, इसी को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे भी हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं, यहाँ पे भी हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं। अब यहाँ पे स्नेल्स लॉ को लगाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा n1 साइन आई इक्वस टू क्या होता है, हमारा n2 साइन आर हो जाता है। ठीक, यहाँ पे जो एंगल, अब यहाँ पे जो एंगल आर है, ये एंगल अगर हमारा इंसिडेंट एंगल हो जाएगा तो जो इसके साथ जो एंगल बना रहा है वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाता है। ठीक, अब यहाँ से अगर हम इसकी बात कर लेंगे तो साइन आई सी की बात कर लेंगे तो n2 डिवाइड बाई n1 हो जाएगा। यहाँ पे साइन आई सी, क्रिटिकल एंगल को हम साइन इनवर्स, अगर ये साइन हम इस साइड लेकर के आते हैं तो साइन इनवर्स कितना हो जाता है हमारा n2 डिवाइड बाई n1। लेकिन हम ऊपर वाले मीडियम को हमने क्या ले रखा है, एयर ले रखा है। अब इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है ये हमें पता है 1। अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, ठीक है, n2 की वैल्यू को 1 रख दें तो साइन इनवर्स 1 अपॉन क्या हो जाता है हमारा n1। ये हमारा क्या है, क्रिटिकल एंगल का एक और फॉर्मूला हमें देखने को मिल जाता है। अब टोटल इंटर रिफ्लेक्शन, हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात कर लेते हैं तो हम नेचर की अगर बात कर लेते हैं तो नेचर में जैसे हमें मिराज बनते हुए देखने को मिलता है। अब ये कब देखने को मिलता है, जब हमारी बहुत लंबी एक स्ट्रेट पाथ पे चल रहे होते हैं, अगर हम सड़क देखते हैं तो हमें सड़क पे थोड़ा दूर पे जो है क्या कहते हैं, हमें इस तरीके से पानी देखने को मिल जाता है। अब ये एक्चुअल में हमें यहाँ पे पानी नहीं होता है, लेकिन हमें ये मिराज बनते हुए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बनते हुए देखने को मिलता है। हमें कहाँ पे देखना, डेजर्ट में भी जब हम इस तरीके से देख पा रहे होते हैं, डेजर्ट में भी जब हम काफ़ी दूर कोई एक पेड़ को देखते हैं तो उसकी छाया नीचे की साइड बनते हुए देखने को मिलती है। अब ऐसा हमारे दिमाग में सोचते हैं कि ऐसा क्यों, ऐसा यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल रहा होगा, तो ऐसा हमें यहाँ पे वाटर होगा तभी हमारी ये छाया उल्टी बनते हुए देखने को मिले। तो इस तरीके का हमें मिराज डेजर्ट में भी देखने को मिल जाता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हमें डायमंड में भी देखने को मिलता है। इसी तरीके से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना प्रिज्म में भी देखने को मिलता है, और ऑप्टिकल फाइबर्स में भी हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना देख पाते हैं। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स थे। ठीक, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, रिफ्लेक्शन एट अ कर्व सरफेस एंड लेंसेज की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब कर्व सरफेस और लेंसेज की बात करेंगे तो पहला हमें क्या है, रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस, ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे देखना होगा और ये डेरिवेशन भी हमें यहाँ पे देखना होगा। अब हम जब डेरिवेशन की बात कर लेंगे तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या ले लेंगे, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, जो कि हम यहाँ पे एक देख रहे हैं। ठीक है, अब ये हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक इंसिडेंट रे जाते हुए देखने को मिली। अब ये इंसिडेंट रे जो देखने को मिली वो यहाँ से क्या है, यहाँ से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगी और यहाँ से टकराने के बाद वो यहाँ पे सीधे आई। ठीक, अब ये जो इंसिडेंट रे हमें देखने को मिली है वो यहाँ पे क्या बना रही है, इमेज का फॉर्मेशन कर रही है। पहला इसका यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो n1, और जो दूसरी साइड है जो वो हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देखने को मिल रहा है, वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमें n2 देखने को मिल रहा है। ठीक, अब हम यहाँ पे इसकी बात कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे पहला तो बात कर लेते हैं, हमारा NOM की बात कर लेते हैं। ठीक है, NOM, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा NOM। ठीक है, इस ट्रायंगल की जब हम बात करेंगे तो ये एंगल हमें अल्फ़ा बनते देखने को मिला, तो यहाँ पे 10 अल्फ़ा निकालेंगे तो 10 अल्फ़ा कितना हो जाएगा, h डिवाइडेड बाई माइनस यू, क्योंकि हम ये हमारा क्या है, ये हमारा पोल है, पोल से इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो सब कुछ क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि हमारी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो भी चीज़ मेजर करेंगे वो क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। जैसे हम पे आर हमारा पॉजिटिव होगा और ये हमारे पे वी पॉजिटिव देखने को मिलेगा। दूसरा हम ट्रायंगल NMC की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा NM और ये हो जाएगा क्या, C। यहाँ पे एक एंगल बनते हुए देखने को मिलेगा क्या, बीटा हमें बनते हुए देखने को मिलेगा, तो 10 बीटा इक्वल्स टू क्या देखने को मिलेगा, h/r। इसी तरीके से NMI की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा NMI। इस पूरे ट्रायंगल की बात कर लेते हैं तो अगर इस पूरे ट्रायंगल की बात कर लेंगे तो यहाँ पे एक एंगल क्या बनता है, गामा। अब इसके सामने जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस से h/v हो जाएगा v।
ठीक। अब हम बात कर रहे थे, क्योंकि हमारे सिलेबस में क्या है, हमारे सिलेबस में स्मॉल अपर्चर ही है। हमारे सिलेबस में स्मॉल अपर्चर होने की वजह से जो भी एंगल बनते हैं वो क्या है, एंगल काफ़ी छोटे बनते हैं। अब एंगल छोटे बनते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टेन अल्फ़ा को अल्फ़ा लिख सकते हैं, टेन बीटा को बीटा लिख सकते हैं, टेन गामा को हम क्या लिख सकते हैं, गामा। ये सारी की सारी जो भी रेज है उसे हम क्या कहते हैं, पैरा एक्सियल रेज कहते हैं। ठीक। अब यहाँ पे हम एक दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल एन ओ सी की बात कर लेते हैं पहले तो। अब देखते हैं हमारा एन ओ सी कहाँ पे है। ठीक। तो यहाँ पे ये हमारा एन ओ, और हम सी की बात कर लेते हैं, ये पूरे ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, एन ओ सी। एक बार हम हाईलाइटेड जो कर रहा हूँ वो आप देखते चलें, ये हमारा क्या है, ट्रायंगल एन ओ सी है ये। ठीक है। अगर हम ट्रायंगल एन ओ सी की बात कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए, तो एन ओ सी हमारा क्या हो जाएगा। अब एन ओ सी में यहाँ पे एक एंगल क्या बन रहा है, एक एंगल यहाँ पे बीटा बन रहा है, और यहाँ पे जो एक एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, हमारा अल्फ़ा बन रहा है। ठीक। अब ये ट्रायंगल है, और यहाँ पे ये जो इंसिडेंट एंगल है वो हमारा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। अब हमें पता है कि हमने पीछे भी इसका देख लिया है कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो देखने को मिलेगा वो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा अल्फा प्लस बीटा। दूसरे ट्रायंगल की बात कर लेंगे, ट्रायंगल एन आई सी की बात कर लेंगे। अब ट्रायंगल एन आई सी देख लेते हैं, ये हमारा ट्रायंगल एन, ये हमारा आई, और ये क्या हो जाएगा, हमारा सी। ठीक है। एन आई सी की अगर हम बात कर लेंगे तो ये हो जाएगा एन आई सी, इसकी बात कर रहे हैं इस ट्रायंगल की। ठीक। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो यहाँ पे जो एक एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, हमारा गामा। ये एंगल बन रहा है आर, और ये जो हमारा बीटा जो एंगल बन रहा है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए एंगल हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। अब क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल का सम दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के क्या होता है, इक्वल। यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल ली और यहाँ पे हमने आई की वैल्यू निकाली। ठीक। अब यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा देंगे। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि जिस भी एंगल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये एंगल हमारा क्या यहाँ पे आई, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, और यहाँ पे जिसकी यहाँ पे बात कर रहे होंगे उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वल कर देंगे। तो ये हो जाएगा एन वन साइन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा एन टू साइन आर। ठीक। अब ये एंगल हमारे बहुत छोटे छोटे बन रहे हैं, तो हम साइन आई की जगह आई लिख सकते हैं, और आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। आई हमारा क्या हो जाएगा, एन वन इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस क्या हो जाएगा, हमारा बीटा। आई हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक। यहाँ से, और आर हमारा क्या हो जाएगा, वो बीटा माइनस क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे गामा। ठीक। अब हम अल्फ़ा बीटा और बीटा गामा की वैल्यू यहाँ से, अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू हम यहाँ से देख पुट कर देंगे। ये वैल्यूज़ हमने क्या की, एच बाई माइनस यू, एच बाई आर और एच बाई वी हमने पुट की। एच से एच यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, कट होते हुए देखने को मिलेगा। हम यहाँ पे एन वन का मल्टीप्लाई और एन टू का मल्टीप्लाई हमें कर देंगे। हमें बस यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा एन टू क्या होता है, एन टू हमारा यहाँ पे ग्रेटर है किससे, एन वन से यहाँ पे है। ठीक। तो हम यहाँ पे एन वन डिवाइड बाई वी माइनस एन वन डिवाइड बाई यू, और ये सारा आर वाले को एक साइड कर लेते हैं तो हमें ये फॉर्मूला देखने को मिल जाएगा, एन टू डिवाइड बाई वी माइनस एन वन डिवाइड बाई यू इक्वल्स टू एन टू माइनस एन वन डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे आर देखने को मिलेगा। अब इस फॉर्मूले का जब भी हम इस्तेमाल कर रहे होंगे तो ये देख रहे होंगे यहाँ पे एक साइन है कि जो भी हमारा है यू वी और आर की वैल्यू हमें क्या रखना है, साइन के साथ रखना है। क्यों, क्योंकि अभी ये जो हमारा, ठीक है, ये जो हमारा सरफेस है वो सरफेस हमारा क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। सरफेस हमारा क्या है, कुछ ऐसा भी हो सकता है। ठीक। तो यहाँ पे जो भी हम रख रहे होंगे वो क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे चेंज कर रहे होंगे। अभी जो हमारा यहाँ पे जो सरफेस देख रहे हैं वो हमारा कैसा सरफेस है, वो हमारा कॉन्वेक्स सरफेस है। ठीक। और जो भी हमारी रेज होती हैं वो क्या होती हैं, हमारी पैरा एक्सियल, मतलब पैरा एक्सियल रेज क्या हो जाएगा, मतलब टेन थीटा बराबर हो जाता है हमारा साइन थीटा के, और ये किसके इक्वल हो सकता है, हम इसको इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि पैरा एक्सियल में जो भी एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, हमारे इक्वल बन रहे होते हैं। अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन टू लेंस के। लेंस का थोड़ा सा हम देख लेते हैं, लेंस के इंट्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे लेंस का तो लेंस हम देखते हैं, लेंस हमारा जहाँ पे यूज़ होते देखने को मिल जाता है वो हमें कैमरा, हम आइज़ में भी हम लेंस का इस्तेमाल करने लगे हैं। ठीक। हम देख लेते हैं यहाँ पे लेंस में हमें, अब लेंस क्या होता है, किसी एक स्फेरिकल का ही पार्ट होता है। ठीक है। अब लेंस में दो अलग अलग स्फेरिकल टाइप की सरफेस या फिर कर्व टाइप की सरफेस हमें क्या है देखने को मिल जाती है। ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस,
और ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉनकेव लेंस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो स्फेरिकल टाइप की सरफेस देखने को मिलती है, तो यहाँ पे दो जो है क्या कहते हैं, हमें R1 और R2 देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे दो हमारा क्या देखने को मिल रहा होगा, दो हमें यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर्स देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर्स की बात कर रहे होंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हमारा दो देखने को मिल जाएगा, ये कॉनकेव लेंस की। ठीक है, अब कॉनकेव लेंस की हम टाइप की बात कर लेते हैं। तो कॉनकेव लेंस में हम जब टाइप की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिल जाएगा, हमें तीन टाइप का हमें कन्वर्जिंग लेंस और तीन टाइप का हमें डाइवर्जिंग लेंस देखने को मिल जाएगा। एक होता है हमारा बाई कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा होता है हमारा प्लेनो कॉनकेवेक्स, और तीसरा हो जाएगा हमारा कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ठीक, इसी तरीके से हमारा बाई कॉनकेव, ठीक है, प्लेनो कॉनकेव और हमारा कॉन्वेक्सो कॉनकेव हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक, अब लेंस में जब हम बात करेंगे तो ठीक है, अब लेंस की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। अब लेंस की जो हम कॉन्वेक्स लेंस की बात कर लेते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस जो जो बीच में होता है, बीच में क्या होता है, हमारा मोटा, और जो ये एजेस पे जो देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिला, पतला। मतलब बीच में जो हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, वो हमें क्या देखने को मिलेगा, काफ़ी थिक देखने को मिलेगा, और जो एजेस पे देखने को मिलेगा वो हमें थिन देखने को मिलता है। अब इसकी एक प्रॉपर्टीज़ है कि जो भी लाइट रे हमारी क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं, वो लाइट रे यहाँ पे मीट होती हुई देखने को मिलती है। कहाँ पे, फोकस पे मीट होती हुई देखने को मिलती है। इस तरीके से हम कॉनकेव लेंस की बात कर लेते हैं। तो कॉनकेव लेंस में भी हमें क्या देखने को मिलता है, कॉनकेव लेंस में एजेस पे क्या देखने को मिलता है, एजेस पे थिक होता है, और सेंटर में क्या देखने को मिलता है, थिन देखने को मिलता है। और यहाँ पे भी क्या है, जो भी लाइट रे हमारी क्या होती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, वो फैल जाती हैं इस तरीके से। और जब हम उसको पीछे मिलाते हैं तो वो हमें फोकस पे मीट होती हुई अपीयर होती हैं। ठीक, अब हम थोड़ा सा टर्मिनोलॉजीज़ की इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक हमें ऑप्टिकल सेंटर इसके जिस मिड में देखने को मिलता है, एक हमें यहाँ पे फोकस देखने को मिलेगा, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड पे, दूसरा फोकस इस साइड पे, और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर हमें क्या देखने को मिल जाएगा, साइड पे। इसे हम ऑप्टिकल एक्सिस या फिर इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस भी कह रहे होते हैं इस लाइन को। ठीक, हम आते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। अब लेंस से हमारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे देखने को मिलता है। ठीक है, लेंस में भी हमें टोटल 3 रूल देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे किसकी बात कर लेते हैं, 3 रूल को। तो ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में यहाँ पे भी क्या होता है कि जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं वो कहाँ से पास होती है, फोकस से पास होती हैं। जो लाइट रे हमारी इसे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाती हैं वो ऑप्टिकल सेंटर से ही सीधे गुजर जाती हैं। और तीसरा हमारा है, जो लाइट रे फोकस से पास होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाती हैं, पैरेलल। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख रखा है और इस साइड हमें क्या देखने को इमेज देखने को। अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज बनेगी वो कैसी बन रही होगी, रियल, इन्वर्टेड और इनलार्ज इमेज हमें यहाँ पे बनते हुए देखने को मिलती है। अब दूसरा हम क्या बात कर लेते हैं, कॉनकेव लेंस की बात कर लेते हैं। अब हम कॉनकेव लेंस की बात कर लेते हैं, तो कॉनकेव लेंस में भी ऐसा, कॉनकेव लेंस में बस ये होता है कि लाइट रे क्या होती हैं, फैल जाती हैं। अब जो लाइट रे फैल जाएंगी वो पीछे की साइड आकर के प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ पे मिल रही होंगी। इसमें इमेज कैसी बनती है, इसमें इमेज जो बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है, इरेक्ट बनती है, या फिर और कैसे देखने को मिलती है, रिड्यूस साइज में, जो है क्या कहते हैं, हमें छोटी इमेज यहाँ पे बनते हुए देखने को मिलती है। ये इसकी कुछ हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये हम यहाँ पे देखें कहाँ कहाँ हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज हमें कैसी, किस तरीके की, किस साइज़ की, किस ओरिएंटेशन को मिलेगी, ये हम देख लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारा क्या है, कॉनकेव लेंस के लिए देखने को मिलता है। अब हम आते हैं लेंस मेकर फॉर्मूले पे। ठीक है, अब हम लेंस मेकर फॉर्मूले को डिराइव करके यहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक, अब हम फर्स्ट सरफेस की बात कर लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट सरफेस है, ये हमें क्या देखने को मिल रहा है, सेकंड सरफेस देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब मान लेते हैं ये हमारा कोई मीडियम है जिसमें लेंस रख रखा है, तो इस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमने NM ले लिया है। ठीक है, और लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमने NL ले लिया है। ठीक, फर्स्ट सरफेस से हमने यहाँ से जो डिस्टेंस ली है वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हमने इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R लिया है, और ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, इस साइड R1 है और दूसरी साइड हमारा क्या है, R2 देखने को मिल रहा है। ठीक, इमेज हमारी क्या है, इस साइड बन रही होगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इंसिडेंट रे ऐसे गई, ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे आकर के मिली, तो यहाँ पे एक इमेज फॉर्म हुई। लेकिन इस साइड भी हमारा क्या है, एक कर्व सरफेस है।
ठीक। तो इस साइड इसके लिए ये जो इमेज बनी है वो क्या करेगी, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करने लगेगी, और फाइनल इमेज हमें कहाँ बनती हुई देखने को मिल रही होगी, इस पॉइंट आई पे हमें बनती हुई यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। ठीक। तो लेंस मेकर फॉर्मूले से हम यहाँ पे देखें, पहले तो हम ये देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं क्या, एन एल डिवाइडेड बाई वी डैश, क्योंकि यहाँ से जो इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, हमारी पहले वाले सरफेस के लिए जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, वी डैश पे बनती हुई देखने को मिल रही है। और एन एम डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, यू हो जाएगा। ठीक है, अब यू हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला। ठीक है, इसी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, एन एल माइनस एन एम डिवाइड बाई आर वन। अब हमने यहाँ पे कब देखा था इस चीज़ को, हमने यहाँ पे इस चीज़ को देख रखा था, कहाँ पे देख रखा था, रिफ्लेक्शन थ्रू अ कर्व सरफेस में एन टू डिवाइडेड बाई वी माइनस एन वन डिवाइड बाई यू इक्वल्स टू एन टू माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा एन वन हो जाएगा। ठीक। अब लेंस मेकर फॉर्मूले पे चल जाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक। ये एन एल डिवाइड बाई वी डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, एन एम माइनस यू इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या होता है एन टू माइनस एन वन, तो ये हो जाएगा हमारा एन एल माइनस क्या हो जाएगा हमारा एन एन एम हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे अब आर वन। सेकेंड सर्फेस की हम बात कर लेते हैं। सेकेंड सर्फेस की बात कर लेते हैं, तो सेकेंड सर्फेस के लिए क्या हो जाएगा, एन एम डिवाइडेड बाई वी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा एन एम डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारा वी, क्योंकि ये जो हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ पे इसकी इमेज क्या है, यहाँ पे बन रही है, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, वी का काम करेगा। और ये जो इसके लिए क्या है, ये जो वी डैश है, ये इस वाली सरफेस के लिए क्या काम करेगा, यू का काम कर रहा होगा। ठीक, सेकेंड सरफेस के लिए, तो ये हो जाएगा एन एम माइनस एन एल डिवाइड बाई यहाँ पे हो जाएगा आर टू, क्योंकि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हमारा क्या है, आर टू। अब इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को जब हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे जब देखेंगे तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव साइन के साथ है, और ये हमारा क्या है, नेगेटिव साइन के साथ है। और ये हमारा लेफ्ट साइड का है, ये हमारा एल एच एस है। दोनों को ऐड करेंगे तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव आपस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा। बचेगा क्या, एन एम अपॉन वी, और यहाँ पे बच जाएगा एन एम डिवाइड बाई यू बच जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। और ये दूसरी साइड वाला तो हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम एन एम को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा वन बाई वी माइनस वन बाई यू। अब इस साइड को हम थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से हम क्या ले लेंगे, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा एन एल माइनस एन एम डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, माइनस आर वन। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, हमें माइनस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, से एन एल माइनस एन एम, ये दोनों ही हम क्या ले लेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा वन डिवाइड बाई आर वन और माइनस वन डिवाइड बाई आर टू। ये एन एम को इस साइड ले जा करके क्या है, इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये मल्टीप्लाई में है। तो ठीक, अब ये एन एम को हम अलग अलग यहाँ से कर देंगे, इसको यहाँ से अलग कर देंगे, तो एन एल माइनस एन एम माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमें वन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा आर वन माइनस आर टू। ठीक, इस तरीके से हमें यहाँ पे फॉर्मूला देखने को मिल जाएगा, वन बाई एफ इक्वल्स टू एन एल एन एल डिवाइड बाई एन एम माइनस वन, क्या है हमारा आर वन माइनस आर टू। यहाँ पे एन एल क्या है, लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, उस मीडियम का है जिस मीडियम में हमारा लेंस रखा हुआ है। ठीक, अब अगर हम यही लेंस क्या है हमारा बहुत थिन हो जाए, अगर हम थिन लेंस की बात कर लेंगे, तो ये जो ऊपर मैंने दो इक्वेशन लिख रखी थी, पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये दो इक्वेशन की बात कर लेते हैं। ठीक, तो जब हम दो इक्वेशंस की बात कर रहे होंगे तो यहाँ पे देखो हाँ अच्छा, इस वाले को हम अगर मान लेते हैं, हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इन्फिनिटी पे यू हमारा क्या रख लेते हैं, इन्फिनिटी पे। अगर हम यू को इन्फिनिटी पे रख लेंगे तो वी हमारा कहाँ बनेगा, एफ पे बनेगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसको हम वन अपॉन, अब हमें पता है कि वन बाई यू इक्वल्स टू क्या होता है, वन अपॉन इन्फिनिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है। तो ये पार्ट हमारा क्या देखने को मिल जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और ये वन बाई एफ हो जाएगा, तो ये आखिरी हमें देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर इक्वेशन की बात कर लेते हैं, तो एक इक्वेशन तो हमें यहाँ से बनती है, इक्वेशन नंबर थर्ड, और ये इक्वेशन नंबर मान के चलते हैं ये फोर्थ बन गई है। ठीक, अब ये दोनों इक्वेशंस को मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब इस साइड वाला ये और ये हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये सेम ही देखने को मिल रहा है, एन एल डिवाइड बाई एन एम माइनस वन इक्वल्स टू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। तो ये दोनों ही क्या देखने को मिल रहा है, हमें सेम देखने को मिल रहा है। तो दोनों को क्या करेंगे, इस साइड वाला और इस साइड वाले को हम इसे इक्वल दिखा देंगे, तो हमारा वन बाई एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वन बाई वी माइनस वन बाई यू। ये हमारा क्या है, थिन लेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब हम मैग्नीफिकेशन एंड पावर ऑफ लेंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, मैग्नीफिकेशन और पावर ऑफ लेंस की बात कर लेंगे तो सेम ही एकदम जैसे हम मिरर की बात किए होंगे वैसे ही ये क्या हो जाएगा, हमारा लेंस के लिए हो जाएगा। ठीक,
अगर हम लेंस की बात कर लेते हैं तो इसी को हम लीनियर मैग्नीफिकेशन कहते हैं। यहाँ पे भी ये क्या बताता है कि हमारे इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी या छोटी बनी है। अब जब बड़ी बनती है तो उसे हम मैग्नीफाइड कहते हैं, जब छोटी तो उसे हम क्या कह रहे होते हैं, डिमिनिश्ड कह रहे होते हैं। या फिर दोनों अगर बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सेम हाइट की इमेज बन रही है। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इनका रेशियो ही क्या कहलाता है, लीनियर मैग्नीफिकेशन कहलाता है। ये क्या होता है हमारा, ये हो जाएगा हमारा एच डैश डिवाइड बाई एच, और ये हो जाएगा वी बाई क्या हो जाता है हमारा, यू हो जाता है। फाइनल फॉर्मूला हमारा ये। ठीक, अगर हमारी इमेज कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है, मतलब सीधी इमेज बनती है, तो m की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। अगर हमारी इमेज इन्वर्टेड बनती है तो m की वैल्यू हमें कैसे देखने को मिल रही होगी, नेगेटिव देखने को मिल रही होगी। ठीक, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे लेंस की पहचान करके देखने को देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर m इक्वस टू हमारे यहाँ पे माइनस यू है, तो m की वैल्यू अगर माइनस में है तो पहली इमेज हमें कैसे बनती हुई देखने को मिलेगी, इन्वर्टेड बन रही। अब अगर ये वैल्यू हमारी क्या है, पॉजिटिव में है, मतलब u है, मतलब 1 2 3, अगर क्या हो जाता है हमारा हाइट ऑफ इमेज, क्या हो जाता है, हाइट ऑफ इमेज अगर बड़ा हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो ये जो हमें वैल्यू देखने को मिलेगी 2, ये क्या बता रही है, इसका मतलब ये मैग्नीफाइंग बन रहा है। और अगर ये इन्वर्टेड और मैग्नीफाइंग है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। इस तरीके से ये अगर हमारा ये क्या हो जाएगा, 1 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो इसका मतलब इमेज कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड। माइनस साइन क्या बता रहा है, इन्वर्टेड इमेज, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। ठीक है, अगर m की वैल्यू हमारी क्या जाती है, इस तरीके से हम बार लगा देते हैं, तो इसका मतलब हम इसको वैल्यू को 2 भी ले सकते हैं और यहाँ पे 1 भी ले सकते हैं। इसी तरीके से हमें क्या है, और भी केस यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएंगे। जब हम यहाँ पे 2 ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, कैसी इमेज बन जाएगी, पॉजिटिव है तो इरेक्ट इमेज बनेगी, मैग्नीफाइंग बन जाएगी, नेगेटिव है तो इन्वर्टेड बन जाएगी, और कैसी बन जाएगी हमारी, मैग्नीफाइंग इमेज बनते हुए देखने को मिलेगी। अब हम पावर ऑफ लेंस की बात कर लेते हैं। जब भी हम पावर ऑफ लेंस की बात करेंगे तो पावर ऑफ लेंस हमें क्या बताता है, अब किसी भी चीज़ की पावर क्या बताती है कि हम कितना लाइट रे को आसानी से या फिर कितनी कम दूरी में हम क्या कर पा रहे हैं, उसे कन्वर्ज कर पा रहे हैं या फिर डाइवर्ज कर पा रहे हैं, यही हमारा क्या कहलाता है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग ऑफ बीम। ठीक है, यही हमारा क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। ठीक है, अब पावर की हम बात कर लेते हैं। जो पावर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है हमारी, डायोप्टर होती है, या फिर पर मीटर होती है। ठीक, अब पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वस टू क्या होता है हमारा, 1/f होता है। ठीक, अब पावर ऑफ लेंस, अब पावर ऑफ लेंस यहाँ पे देख लेते हैं। पावर ऑफ लेंस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव अगर हम होगा पावर ऑफ, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का एफ हमें क्या देखने को मिलता है, पॉजिटिव। अब पावर ऑफ लेंस अगर हम नेगेटिव की बात कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव हो जाएगा, और ये क्या है, एफ हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एफ होता है हमारा नेगेटिव। अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज की, अगर हम 2 लेंस को या फिर 3 लेंस को कंबाइंड कर देते हैं तो हमें क्या देखने को, अब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का यूज़ करते हैं तो हमारे कैमरा में यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप में अलग अलग तो कंबाइंड करके यूज़ करते हुए देखने को मिलता है। अब यहाँ पे 2 अलग अलग फोकल लेंथ की जगह क्या कहते हैं, यहाँ पे लेंस हैं, तो यहाँ पे f1 और f2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमने दोनों को कंबाइंड कर दिया तो इसका v और u हमें चेंज होते हुए देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस को हम यहाँ से एक बार देख लेते हैं। अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो अगर मान लेते हैं एक हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और यहाँ से हमारी क्या है, इंसिडेंट रे यहाँ से गई। अब इंसिडेंट रे टकराने के बाद क्या हो जाएगी, ये यहाँ पे इमेज को फॉर्म करेगी, लेकिन ये दूसरा भी लेंस यहाँ पे लगा हुआ है, और दूसरा लेंस के लगने की वजह से लाइट रे और ज़्यादा जो है क्या कहते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब दूसरे लेंस की वजह से तो इमेज हमारी, एक्चुअल इमेज कहाँ पे फॉर्म हो जाएगी, यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। ठीक, अगर मान लेते हैं इसका फोकल लेंथ हमारा f1 है, इसका फोकल लेंथ हमारा f2 है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f का। ये हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा कर देख लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अब पहले वाले लेंस से जो बना है वो कहाँ पे बना है, इमेज v1 डिस्टेंस पे बना है, यहाँ पे बना है। दूसरे वाले लेंस f2 की वजह से जो हमारा बना है वो यहाँ पे I पे बन रखा है, जिसे हम क्या कहते हैं, v कहते हैं। तो 1/v1 इक्वल्स टू 1/v1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, 1/u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, 1/f1। इस तरीके से दूसरे वाले की बात कर लेंगे, लेंस बी की बात कर लेंगे। ये लेंस हमारा क्या हो गया ए, ये लेंस हमारा क्या हो गया बी। तो 1/, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा v, तो यहाँ पे जो एक्चुअल v होगा वो यहाँ पे होगा। ठीक है, और जो यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा वो हमारा v1 जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/f2। अगर हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो देखने को मिलेगा 1/v1
ये 1/v1, ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव साइन आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और साथ साथ बचेगा क्या, 1/v माइनस 1/u इक्वस टू क्या हो जाएगा, 1/f1 प्लस क्या हो जाएगा, 1/f2। तो हमें एक फॉर्मूला देखने को मिल गया 1/v। अब हमें इस वाले फॉर्मूले से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, तो 1/f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/f1 प्लस f2। अब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में अगर हम सब की, अगर कई सारे लेंस हम क्या कर करते हैं, कंबाइन कर देते हैं, अगर इनका हम फोकल लेंथ निकालेंगे तो 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 हो जाएगा। पावर ऑफ लेंस की बात कर लेंगे तो पावर ऑफ लेंस हो जाएगा हमारा P1 प्लस P2 प्लस P3। अब मैग्नीफिकेशन की बात करेंगे तो M1 इंटू M2 इंटू M3 हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक, अब हम इसी यहीं पे इस लेक्चर को कंबाइन करते हैं और हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक ठीक, टाटा बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।